बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके बताने वाले हैं। 302 डीएल कोड है। इस कोड का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। पेपर 2 खंड में होते हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यहाँ पर है सबसे पहले खंड का। इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। साहित्यालोचन, गोरा बादल की कथा, पद्मावत, साहित्य लहरी। तो खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा। अब यहाँ पर देख सकते हैं गोरा बादल की कथा किसकी रचना है? तो ये जटमल की रचना है। किसकी? जटमल की। और साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी का है, ठीक है। और साहित्य लोचन बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, राहुल सांकृत्यायन, नंद दुलारे वाजपेयी। तो तिब्बत यात्रा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी रचना नाटक नहीं है? देखिए यहाँ पर गरुड़ध्वज नाटक है, आन कामान भी नाटक है और राजमुकुट भी नाटक है। यहाँ पर पूछा है कौन सी रचना नाटक नहीं है? तो अपना अपना भाग्य सही हो जाएगा। ये नाटक नहीं है, ये कहानी है। किसकी? जैनेन्द्र कुमार की। इसके बाद घ नंबर प्रश्न है, माटी की मूर्तें के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो माटी की मूर्तें के लेखक हैं कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। इसके बाद 2 नंबर का प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना पर मिला है? लोकायतन, चिदम्बरा, कला और बूढ़ाचान, ग्राम्या। तो इसका सही हो जाएगा चिदम्बरा। चिदम्बरा रचना पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा मनु शीर्षक रचना किस ग्रंथ से संकलित है? आंसू से है, लहर से है, कामायनी से या झरना से? तो कामायनी से, ठीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। आंसू भी और लहर और झरना है, तीनों रचनाएं, चारों रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। लेकिन यहाँ पूछा श्रद्धा मनु शीर्षक रचना किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये कामायनी में संकलित है। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। बापू के प्रति ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और पल्लव ये भी सुमित्रानंदन पंत की है। और अंधेरे में ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला था? तो 1983 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंदु पत्रिका के प्रकाशक हैं? तो अंबिका प्रसाद गुप्त इंदु पत्रिका के संपादक हैं। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं और गद्यांश को पढ़ करके आंसर देना रहता है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उस गद्यांश को पढ़ते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वह उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कमबंध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जहाँ पर राष्ट्र शब्द दिख जाए, ठीक है, संस्कृति जन शब्द दिख जाए, पृथ्वी शब्द दिख जाए, भूमि शब्द दिख जाए, तो वहाँ मत समझिएगा कि ये पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। तो पहला क्वेश्चन पूछता है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, गद्यांश के पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और गद्यांश के लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वह उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबंध मात्र है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैंने बहुत ही सरल और आसान शब्दों में लिखा है। लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि जन की संस्कृति राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संस्कृति मनुष्य के जीवन का मस्तिष्क है जो उसकी पहचान और विकास का आधार बनती है। संस्कृति के बिना जन की कोई वास्तविकता नहीं होती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है,
राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो पैराग्राफ में आप देखे थे लिखा ही था, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद है राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। इसके बाद है मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास क्या है? तो आप पैराग्राफ में देखे थे लिखा था उत्तर, मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास सभ्यता है जिसे उसने युगों युगों में निर्माण किया है, यह उसकी पहचान और अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद देखते हैं अथवा वाला, क्योंकि दो पूछता है आपको एक करना रहता है, ठीक है, तो इसको भी पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसलिए बीते युग की रूढ़ियाँ अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियाँ जैसे छुआछूत, जात भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संस्कृति, जहाँ पर संस्कृति शब्द मिल जाए, ठीक है, और भारतीय निष्ठा शब्द मिल जाए तो समझ जाइएगा कि ये प्रगति के मानदंड पाठ से लिया गया। किससे? प्रगति के मानदंड। और लेखक का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर किसकी दृष्टि नहीं जाती है? तो अभी पैराग्राफ में आप पढ़े थे, जो राजनीतिक दल भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझते हैं, उनकी दृष्टि भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर नहीं जाती। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किन लोगों को भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी? तो भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, उन्हें भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी पूछ रहा है? व्याख्या आपको रेखांकित, जहाँ पर रेखा खींची हुई है उसकी व्याख्या करना है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। आपको व्याख्या कैसे लिखना है यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं का अर्थ है कि कुछ लोग भारतीय संस्कृति को स्थिर और अचल मानकर बीते युग की रूढ़ियों और परंपराओं का समर्थन करते हैं, जबकि वह यह नहीं समझते कि संस्कृति में समय के साथ परिवर्तन और विकास होना आवश्यक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है समाज में प्रचलित कुरीतियों को लेखक ने क्या माना है? तो लेखक ने समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे छुआछूत, जात भेद, दहेज, मृत्युभोज और नारी अवमानना को भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के लिए रोग के लक्षण माना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 10 अंक का होता है। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, ठीक है। भारतीय हरीश चंद्र जी कह रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे सुंदर तमाल के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। झुके कूल सो जल प्रसन्न हित मनहु सुहाए, उन्हों उसे देखकर ऐसा लगता है मानो झुके कूल सो झुके हों, जल प्रसन्नित जल को स्पर्श करने के लिए यमुना नदी के किनारे झुके हों। कींधो मुकुर में लकत उजक सब निज निज शोभा, कींधो माने अथवा मुकुर में यानी जल रूपी दर्पण में उजक उचक उचक कर सब निज निज शोभा मतलब अपनी शोभा को लखत माने देख रहे हों। के परनवत जल जान परम पावन फलोबा, के माने अथवा जल को परम पवित्र मानकर फल के लालच में दंडवत प्रणाम कर रहे हो। मन आतप वारन तीर को सिमिट सबे छाए रात, मानो अपने गर्मी को दूर करने के लिए सभी यमुना नदी के किनारे सिमिट करके इकट्ठे हो गए हों। के हरि सेवा हित न रहे, अथवा भगवान की सेवा करने के लिए एकत्रित हुए हों। निरख नयन मन सुख लात, इन सब को देख करके मेरा मन मेरे आँखें सुख से परिपूर्ण हो जाती हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ये यमुना छवि चैप्टर से लिया गया है और लेखक का नाम भारतीय हरीश चंद्र है। फिर पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जिसकी रेखा खींची हुई उसकी व्याख्या करना है। वैसे व्याख्या मैंने तो पूरे की बता दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है,
जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए उचक उचक कर कौन आगे झुक गए हैं? तो जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए तमाल के वृक्ष उचक उचक कर आगे झुक गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किन्हें देखकर नेत्रों को और मन को सुख प्राप्त होता है? तो तमाल के सुंदर वृक्षों को यमुना तट पर जल की ओर झुके देखकर नेत्रों और मन को सुख प्राप्त होता है। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो उपयुक्त पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, संदेह अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अथवा वाला भी देखते हैं, क्योंकि इसमें भी दो रहता है, एक करना रहता है। तो यहाँ पर है, कौन तुम संसृत जल तीर तरंगों से फेंकी मड़िएक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो पद्यांश का शीर्षक है श्रद्धा मनु और पद्यांश के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी पूछ रहा है? रेखांकित, जिसकी रेखा खींची हुई है। कौन तुम संसृत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मड़िएक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उसका परिचय पूछ रही है कि संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों लहरों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के समान तुम कौन हो, जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को, सुनसान प्रदेश को स्नान करा रहे हो। अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल से किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए हे भव्य पुरुष तुम कौन हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है? तो उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है। कौन तुम संसृत जल तीर, तो उपयुक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन अपनी कांत से वीराने को शोभायमान कर रहा है? तो मनु, ठीक है, मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी कांत से वीराने को शोभायमान कर रहे हैं। प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है मेरे? तो इसमें है मेरे प्यारे बच्चों रूपक अलंकार, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। 80 शब्द में लिखना रहता है और 5 अंक का होता है। अगर लेखक का साहित्यिक परिचय और कवि का साहित्यिक परिचय आपको पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से ही पढ़ाया है। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद खा नंबर है, साहित्यिक परिचय देते हैं उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम 80 शब्द में 5 अंक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक का होता है। अथवा ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का होता है। अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड का भी होता है, ठीक है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड ख, इसमें 8 का क नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। 7 अंक का होता है, 2 अंक का संदर्भ, 5 अंक का अनुवाद, क्योंकि संदर्भ लिखना जरूरी होता है। संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद, ठीक है, कैसे लिखना है आपको। धन्य अयम भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ, समुलिसत माने सुशोभित है, जन मानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी माने सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसरी माने शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती माने संस्कृत भाषा सुशोभित है। यानी यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों को समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमानेश, विद्यमानेश यानी विद्यमान, निखिले वेप माने वर्तमान, वांग्यम माने साहित्यों में, अस्या माने इसका, वांग्यम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम माने सुसंपन्न, चा माने और, वर्तते माने है। यानी विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, 8-10 पुराणानि, 18 पुराण,
अन्यान च और अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव भाषाया लिखितान संत, इसी भाषा में लिखे गए हैं। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा में महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। सेम इसी तरह आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर इसका अनुवाद देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है। इसके बाद अथवा वाला भी देखते हैं क्या है। महामनिस्मना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयाग प्रतिष्ठित परिवार अभवत, यानी महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य माने इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत माने संस्कृत के सम्मान्य माने सम्माननीय विद्वान आसीत विद्वान थे। अयम प्रयागे, अयम माने इन्होंने, प्रयाग यो माने ही के, संस्कृत पाठशाला माने संस्कृत पाठशाला के, राजकीय विद्यालय के म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके, अत्रयो माने ही, राजकीय विद्यालय में अध्यापनम माने पढ़ाना और अध्ययन माने शुरू कर दिए। यानी ये प्रयाग के ही पाठशाला राजकीय विद्यालय के म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए। युवक मालवीय शौकीन भाषण प्रभावपूर्ण भाषण, यानी युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम मनांस अमोहित, लोगों के मन को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदः ताम प्राविधाक पदवी प्राप्य प्रदेशस श्रेष्ठतम सेवा कृत्य प्रेरितवंता। अतः माने इसलिए, अस्य माने इन्होंने, सुहार्दा माने क्या होता है? मित्रों के, तम माने उन्हें, अतः इनके मित्रों ने उन्हें, अतः माने इसलिए, अस्य माने इनके, सुहृदा माने चाहने वालों ने या मित्रों ने, ताम माने उन्हें, प्राविधाक पदवी माने वकील की पदवी, प्राप्त माने प्राप्त कर, देशस्य माने देश की, श्रेष्ठतरम माने श्रेष्ठ, सेवा माने सेवा, कृत माने करने के लिए, प्रेरितवंता माने प्रेरित किया। तो यहाँ पर संदर्भ आप देख सकते हैं कैसे लिखना है और अनुवाद भी देख सकते हैं। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर मैंने अनुवाद लिख रखा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ख नंबर में क्या है? दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है। सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ? विद्यार्थी व तजेत सुखम, यानी सुखार्थी व तजेत सुखम, सुखार्थी यानी सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ? सुख चाहने वालों को विद्या छोड़नी चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख छोड़ देना चाहिए। श्लोक संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर मैंने इसका अर्थ लिख रखा तो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर अथवा वाला है, इसको भी देखते हैं। जल बिंदु निपातेन करमसः पूर्यतः घटा, सा हेतु सर्वविधानाम धर्मस्य चा धनस्य चा, यानी जल की बिंदु माने एक एक बूंद, निपातेन माने गिरने से, करमसः पूर्यते घटा, घड़ा भर जाता है। सर्व विधानाम माने सभी विधानों में, धर्मस्य चा धनस्य चा, धर्म और धन का, सा हेतु माने यही कारण है, ठीक है। तो ये अनुवाद है आपका, संदर्भ सेम रहेगा। इसके बाद में 9 नंबर में है प्रश्नोत्तर, 4 अंक का होता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी 2 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के। सर्वधनम प्रधानम किम धनम अस्ति, तो लिखेंगे सर्वधनम प्रधानम विद्या धनम अस्ति। श्री मालवीय चरित्रे का सर्वोच्च गुण आसीत, श्री मालवीय चरित्रे सर्वोच्च गुणा जन सेवा आसीत। पंचशील सिद्धांता कस्मिन युगे प्रयुक्ता आसन, तो पंचशील सिद्धांता बौद्ध युगे प्रयुक्ता आसन। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कस्य साहित्य सरसम मधुरम चास्ति, संस्कृत से साहित्य से सरसम मधुरम चास्ति। फिर है 10 का क ख ग, 2-2 नंबर का। करुण रस अथवा शांत रस, उपमा अथवा उत्प्रेक्षालंकार, चौपाई अथवा कुंडलीय छंद। परिभाषा और उदाहरण लिखना है, 2-2 अंक का है, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर में है 9 नंबर का क्या पूछता है? निबंध। विकासशील समाज के लिए इंटरनेट की उपयोगिता, नारी सशक्तिकरण, जातिवाद की समस्या, कारण और निवारण, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोष। इसके बाद है संधि विच्छेद से, 1-1 नंबर के हैं। पवित्रम का संधि विच्छेद होता है क्या? पो प्लस इत्रम, ठीक है, पो प्लस इत्रम, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हरेओ का संधि विच्छेद है, हरे प्लस औ, बा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दोग्धा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दोग्धा का संधि विच्छेद होता है दोध प्लस धा, ठीक है, दोध प्लस धा, दा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में है खा नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से किसी 2 का समास का नाम लिखिए।
तो यहाँ पर 2 का लिखना है, 2 नंबर का है, 1 नंबर का। प्रतिदिनम, ठीक है, प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास है। आजीवन, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। और दशानन में बहुब्रीहि समास है, ठीक है। यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा है और आ उपसर्ग लगा है, ठीक है। जहाँ पे उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास ही होता है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न में प्रार्थना पत्र। अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई है तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, 8 अंक का है। इसके बाद है प्रत्यय से प्रश्न, ठीक है। 1 नंबर के 2 प्रश्न होते हैं। 14 का है, लघुता में प्रत्यय है, तल प्रत्यय है, ठीक है। लघुता में कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में किस शब्द में मतु प्रत्यय है? तो मतु प्रत्यय किस में लगा है? धीमान में, ठीक है। आ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है ख, इसमें क्या है? रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक का होता है। ग्रहम परिता वनम अस्ति, तो जहाँ पर अभिता लिख जाए, परिता, समया, निक्सा, हा, ठीक है, वहाँ पर समझ जाइएगा कि इसमें द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। सा सिरसा खलौटा, यानी सा सिरसा खलौटा, वह सिर से क्या है? गंजा है। तो जहाँ पर शरीर में कोई विकार की बात हो, शरीर में कोई कमी की बात हो, तो वहाँ पर होता है कौन सी? तृतीया विभक्ति। और देवेभ्यः स्वाहा, और जहाँ पर स्वाहा, स्वस्ति है ना, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा की बात हो जाए, वहाँ पर होता है चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।